जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर हो गई उसके लिए माजरत। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने आज पीटीआई के अंदर ज्वाइनिंग की है, जिनका जो ताल्लुक़ है वो पहले एमक्यूएम के साथ उनका ताल्लुक़ रहा है, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ, जिसके अंदर जो हमारे साथ एक शख्सियत, बड़ी शख्सियत बैठे हैं, वो आरिफ भट्टी साहब बैठे हुए हैं जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये पहले एमक्यूएम के अंदर एमपीए होते थे और इनके साथ साथ और सीनियर मेंबर्स बाकी पार्टियों के, जिसमें इफ्तिखार ज़ैदी साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, और इसके साथ साथ यूसी चेयरमैन रह चुके हैं ज़िया अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ भी एमक्यूएम से है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे साथी आप देख रहे हैं कि जो कि हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं, जिनका ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट से भी है, यूसी के ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर हैं जो कि बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले इनको खुशामदीद करते हैं अपनी पार्टी के अंदर, हम इनको वेलकम करते हैं पीटीआई के अंदर। और उसके साथ साथ ये मैसेज बाकी तमाम लोगों को भी ये मैसेज जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग का सिलसिला जो एक शुरू हो चुका है, जो कि ऑलरेडी चल रहा है, उसको हम और तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं बहुत सारी अलग अलग सियासी जमातों में, जहाँ पे आप देखते हैं कि अच्छे लोग मौजूद हैं और जिनका किरदार अपनी जमातों के अंदर अच्छा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ से वो मुतमईन नहीं है, अपने पार्टी के किरदार से मुतमईन नहीं होंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज वो तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत कर रहे हैं। तो हम अपने तमाम साथियों को वेलकम करते हैं पीटीआई के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से पीटीआई के अंदर हमारे बाकी जितने मेंबर्स ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, ये अपना हिस्सा भी पीटीआई के अंदर डालेंगे और पीटीआई को आगे ले जाने के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। उसके साथ साथ मैं आज बात करना चाहूँगा बाकी मामलात के ऊपर, जिसमें ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हम देख रहे हैं वो कोविड के मामला देख रहे हैं कि एक दफ़ा वापस जो है मुल्क भर के अंदर कोरोना के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये समझें कि एक जो सेकंड वेव जो अभी इस वक्त शुरू हुई है कोविड की, वो कि जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा उसके केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। और हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमने देखा कि पूरे शहर बंद किए जा रहे हैं। जैसे कि लंदन के बारे में आप कह लें, सिर्फ लंदन ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी यूरोप में ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको मुकम्मल तौर पे बंद किया जा रहा है। इंडिया अगर हमारे पड़ोस में देख लें, बांग्लादेश देख लें, वहाँ पे भी कोरोना के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन हम एक तमाशा देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है, और वो तमाशा का जो मकसद है, वो तमाशा जो आजकल लगा हुआ है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि लोग मरते हैं तो भले मरें, लोगों को कोरोना हो तो भले कोरोना हो, लेकिन इनकी सियासत जो है वो जारी रहनी चाहिए। ये अपने लूटे हुए पैसे जो इन्होंने मुल्क का पैसा, जो कौम का पैसा लूटा है, वो जायदाद बचाने के लिए, एनआरओ हासिल करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि जलसे किए जा रहे हैं, जलूस किए जा रहे हैं। एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट, जिनकी कश्मीर में आज उनकी जिनकी गवर्नमेंट है, वो कश्मीर में उन्होंने अनाउंस किया है, आज़ाद कश्मीर में, कि 2 हफ्ते के लिए स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा या मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीडीएम का दूसरा हिस्सा, एक जो है पीएमएलएन और दूसरा जो है पीपल्स पार्टी, हम ये देखते हैं कि सूबे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीडीएम के तहत जो है वो वहाँ पर जलसा कर रहे हैं। और एक तरफ सूबे सिंध में जहाँ पे इनकी हुकूमत है, वो कराची के अंदर इन्होंने 4 ज़िलों के अंदर जो है वो लॉकडाउन लगा दिया है। रेस्टोरेंट्स बंद किए जा रहे हैं, लोगों की शादियों को कैंसिल किया जा रहा है, स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी तकरीबात पे पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर, कराची शहर के अंदर पाबंदी लगा रही है, और इसी तरीके से पीएमएलएन कश्मीर में लगा रही है। लेकिन पेशावर के अंदर ये जलसा करना चाहते हैं, वो शहर पेशावर जिसके अंदर आज जो पॉजिटिविटी रेट है वो 13.39 वहाँ पर चल रहा है पॉजिटिविटी रेट का कोरोना का, जहाँ पे 202 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल क्रिटिकल हैं। लेकिन इनको वहाँ पर अपनी सियासत चमकानी है। जो मुझे मसला सबसे बड़ा नज़र आ रहा है वो मसला यही है कि ये पाकिस्तान की जो 2 नंबर सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे ये 2 सियासी जमातें, जो 2 नंबर सियासी जमातें
PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. یہ پریشان ہیں کہ دنیا کے اندر آج وزیر اعظم عمران خان کی اتنی تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں. یہ پریشان ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی جو پالیسیز ہیں ریگارڈنگ کووڈ وہ کیوں اتنی مقبول ہوتی جا رہی ہیں. یہ پریشان ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آج کیوں وہ پروسیجرز استعمال کیے جا رہے ہیں جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان نے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وہ سارے پروسیجرز اختیار کرنے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان میں کیے گئے ہیں. اور پاکستان اس وقت مقبول ترین ملک ہے جس نے کووڈ کا جو ہے مقابلہ کیا اور کووڈ کا تقریباً خاتمہ کیا. سو میری نظر کے اندر یہ دونوں 2 نمبر سیاسی جماعتیں اس وقت اس بات سے پریشان ہیں کہ عمران خان کی حکومت اتنی آگے کیوں نکل رہی ہے, پاکستان کی اکانومی بہتر کیوں ہو رہی ہے, پاکستان کی فارن پالیسی بہتر کیوں ہو رہی ہے. یہ چاہتے نہیں ہیں, اصل میں یہ چاہتے نہیں کہ پاکستان مقبول ہو, پاکستان کے اندر حالات بہتر ہوں. یہ دونوں سیاسی جماعتیں بیٹھ کر ملک کو لوٹنا چاہتے ہیں, ملک کو تباہی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. اور یہ جانتے بھی ہیں مزے کی بات بہت اچھی طرح کہ پشاور میں آج جہاں پر ان کا جلسہ ہے, جہاں پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ پشاور کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. 2013 کے اندر 4 میں سے 4 سیٹیں پشاور کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی. 2018 کے اندر جب الیکشن ہوا تو 5 میں سے 5 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف پشاور میں جیتی. تو یہ اب وہاں پر کیا تیر مار لیں گے, ایسا انہوں نے کیا کمال کر دیا. تو جو سب سے بڑی وجہ جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی مقبولیت کی جو ہے وجہ نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہیں. اور مولانا صاحب وہ تو جناب اعلیٰ وہ تو کرونا کے جو ہیں وہ سفیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے بال ٹھاکرے مولانا فضل الرحمان وہ کرونا کے ڈسٹریبیوٹر بنے بیٹھے ہوئے ہیں. خود یہ جتنے بھی ان کے سفیر ہیں کرونا کے یہ تو بیٹھے ہوں گے 40 فٹ 50 فٹ کے سٹیج کے اوپر اور ساتھ میں انہوں نے ماسک بھی پہنے ہوں گے, لیکن عوام کو وہاں پر یہ چھوڑ دیں گے مرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ PDM کے جتنے بھی یہ ذمہ داران ہیں جو ان کے یہ 12 سیاسی جماعتوں کا جو اچار ہے یہ ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. ان کے گھر والے میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان سے سوال نہیں کرتے, ان کے بچے ان سے سوال نہیں کرتے یہ کر کیا رہے ہیں ملک کے اندر, یہ ملک کے اندر تباہی کیوں کر رہے ہیں. جس طریقے سے ملک میں کرپشن کے اوپر بچوں کو آج تعلیم دی جا رہی ہے, آپ دیکھیے گا کہ یہ 12 سیاسی جماعتوں کو جو اچار اور ان کے جو 2 بڑے لیڈران جو ہیں 2 جماعتوں کے, ان کے بارے میں بھی کتابیں لکھی جائیں گی کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے اور کس طریقے سے PMLN نے اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان ان کے لیے تو مجھے اس بات کا یقین ہے اگر آج ان کو کشمیر کمیٹی کا اگر میرے خیال سے چیئرمین شپ دے دی جائے, ان کو ہیڈ بنا دیا جائے تو وہ کل ہی ان کے تمام جلسے جلوس اور ان کے احتجاج جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ان کو ان ساری مراد کی ضرورت ہے جو ان سے لے لی گئی ہے, جو گھر تھے, جو گاڑیاں ان کو ملی ہوئی تھیں, جو سیکیورٹی ان کو ملی ہوئی تھی اور باقی جتنے پریولیجز ان کو مل رہے تھے. جس دن سے مولانا صاحب سے وہ کمیٹی واپس لی گئی ہے کیونکہ ان صاحب نے اپنے دور کے اندر کشمیر کے لیے تو کچھ کیا نہیں, کچھ کر نہیں سکے, تو آج رونا دھونا جو ہے ان کا سارا وہ لگا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا عالم یہ ہے کہ وہ سننے میں آیا ہے کہ 26 تاریخ کو لاڑکانہ کے اندر جلسہ کر رہے ہیں اور جلسہ کریں گے معلوم نہیں کس کے خلاف. ہار تو ان کی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ہوئی تھی, جو اپنی یونین کونسل جو ہے نا وہ بھی نہیں وہ جیت سکے تھے. صوبے سندھ کے اندر اگر ہم حالات بات کر لیں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں وہ ایسے حالات ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کرپشن کس حد تک پہنچی ہوئی ہے, کس طریقے سے لوٹ مار صوبے سندھ کے اندر چل رہی ہے, یہ ساری باتیں بلاول جا کے تو اپنے جلسوں میں بتاتے نہیں ہیں, اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں. کس طریقے سے RBOD کے اوپر کوئی 4 ارب 48 کروڑ روپے کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, 4 ارب 48 کروڑ روپے کی تحقیقات چل رہی ہے RBOD کی کنسٹرکشن کے اوپر کہ کس طریقے سے پیسے کو لوٹا گیا ہے. ان لوگوں کو کانٹریکٹس دیے گئے ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھے, بغیر ٹینڈرنگ پروسیس کے جو وہ ٹینڈرز دے دیے گئے ہیں. اگر کتابیں جا کے آپ کھولیں گے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی تو وہ کتابیں جو ہیں وہ آپ کو ان کی کرپشن کی, ان کی بے ضابطگیوں کی, ان کے نالائکیوں سے بھری ہوئی ملیں گی. حال صوبے سندھ کے اندر یہ ہے کہ عوام کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے اور بلاول زرداری جو ہے وہ ابھی تک گلگت کے اندر بیٹھے ہوئے, گلگت میں بیٹھ کے رونا ڈالا ہوا ہے کہ مجھے جیت دے دو, مجھے ووٹ دے دو, واپس گنتی کرا دو.
बच्चा बड़ा ही नहीं होके दे रहा है, बच्चे को बात ही नहीं समझ में आ रही है कि इलेक्शन हार गया है, बुरा हाल हो गया है, बुरी तरह उसकी हार हुई है, वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। तो उस बच्चे को गिलगित से वापस बुलाया जाए, बिलावल बच्चे को सूबे सिंध में। यहाँ पे अवाम की जो चीखें निकली हुई हैं, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। वो जी इनके एडवाइज़र की तरफ से कहा गया, जो सन कोटे पे आए, वो कहते हैं कि 700 अरब रुपए जो ना हमने कराची शहर के लिए अलग कर दिए, जो कि हम खर्च करेंगे। पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा है कि वो मुर्तज़ा वहाब ने जो 700 अरब रुपए कहा था कि हम खर्च कर रहे हैं, वो पैसे कहाँ हैं। जिस दिन से बारिशें हुई हैं, जो इमरजेंसी फंड रिलीज़ हुआ, वो आज तक नहीं पता चला कि वो सूबे सिंध की कौन सी गलियों में, कौन से मोहल्लों में खर्च हुआ। वो सारा पैसा करप्शन की नज़र हो गया। किसी को नहीं मालूम कि वो पैसा गया कहाँ। ऐलान किया गया कि जनाब हम कराची की सड़कों पे बसें लेकर आएंगे, हम कराची के ट्रांसपोर्ट को निज़ाम को हम बेहतर करेंगे, बिलावल कहे। अभी वो ब्लूमबर्ग की पिछले दिनों रिपोर्ट आई है कि पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कराची शहर का बदतरीन है, पूरी दुनिया के अंदर। एक सर्वे और आया जनाब कि पूरी दुनिया का गंदा तरीन शहर जो है वो कराची शहर है। वो एक सर्वे कुछ टाइम पहले और आया था कि पूरी दुनिया के अंदर एक शहर है जिसका नाम कराची है, जहाँ पे लोगों के पास पीने का पानी मुयसर नहीं, और जो मिलता है वो भी पीने के काबिल नहीं है। एक तरफ आलम हम ये देखते हैं बिलावल का, दूसरी तरफ वो देखते हैं मरियम बीबी नानी, वो भी सटिया गई हैं। मरियम भी एक तरफ सटियाई बैठी हुई हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इलेक्शन कैसे हार गए गिलगित का। मरियम तो इस बात की परेशानी में, उसको तो खुशी थी कि बिलावल भी मेरे साथ था। मरियम के सीधे हाथ पे बिलावल, मरियम के उल्टे हाथ पे मौलाना, फिर भी इलेक्शन वो हार गए। इलेक्शन आप इस वजह से हारे हैं कि आपका बयानिया जो है वो फेल हो गया है। आपने आवाम के सामने जो बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ रखा वो फेल हो गया। आपने बयानिया आवाम के सामने जो एंटी पाकिस्तान रखा वो फेल हो गया। लोगों ने मरियम बीबी आपको मुस्तरद कर दिया, बिलावल जरदारी लोगों ने आपको गिलगित में मुस्तरद कर दिया। आप क्या समझ रहे थे कि कोई जाहिलों के इलाकों में आप गए? गिलगित बल्दिस्तान में बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा है, वहाँ की बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, वहाँ के बुजुर्ग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे हर शख्स पढ़ने का ख्वाहिशमंद है। गिलगित के बच्चे गिलगित से ट्रैवल करके मुल्क के अलग अलग शहरों में आते हैं तालीम हासिल करने के लिए। आज अगर मैं समझता हूँ रेशियो देखा जाए तो शायद पाकिस्तान में गिलगित भी एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं। सो आपके साथ जो सबसे बड़ा खेल हुआ है वो ये हुआ है कि आप लोग चले गए गलत जगह इलेक्शन लड़ने के लिए। गिलगित के लोगों ने तो आपका हाल देखा हुआ है, क्या आपका हाल क्या है। सो मरियम बीबी जो हैं वो सटिया गई हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की मकबूलियत की वजह से सटिया गई हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की कामयाबी की वजह से सटिया गई हैं, और इतना सटियाई हैं नानी अम्मा कि अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है बातें करना उन्होंने शुरू कर दी हैं। अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की पूरी कौम आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ खड़ी हुई है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की पॉलिसीज़ के साथ खड़ी हुई है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जो इनिशिएटिव्स हैं गरीबों के लिए उसके साथ खड़ी हुई है, और वज़ीर आज़म के बयानिए के साथ खड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाएंगे। वो जगह बनाएंगे पाकिस्तान को कि जहाँ पे गरीबों की मदद की जा सके, वो जगह बनाएंगे कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो, वो जगह बनाएंगे कि जहाँ पे बेरोज़गारी का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाए। हाँ, वक्त ज़रूर लगेगा, कोशिशें ज़रूर हो रही हैं। कहा जाता था कुछ टाइम पहले कि महंगाई हो गई, आज महंगाई की बातें फिर ख़त्म हो गई ना। आज आपके मुल्क के अंदर महंगाई आहिस्ते आहिस्ते नीचे की तरफ आ रही है। आपके मुल्क में डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है। वो हमारे महमूद मौलवी साहब बैठे हैं, वो बता रहे थे अंदरून सिंध वो गए कल, अंदरून सिंध के अंदर आटा महंगा और कराची में सस्ता है। ये हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अगर आज सब्जियां महंगी हैं या दालें महंगी हैं या मुर्गी गोश्त महंगा है, याद रखें उसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत नहीं है, उसकी ज़िम्मेदार या तो पंजाब हुकूमत होगी या केपी होगी या सिंध हुकूमत होगी, क्योंकि सूबे के अंदर इन चीज़ों के रेट कंट्रोल करना कमिश्नर्स की ज़िम्मेदारी है, डिप्टी कमिश्नर्स की ज़िम्मेदारी है। लेकिन पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, केपी में भी कंट्रोल्ड हैं। अगर कोई सूबा है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पीछे की तरफ जा रहा है, जो आसार कदीमा की तरफ जाता जा रहा है, वो सूबा सिंध है। हर क़यामत सूबे सिंध के अंदर आती है। एक दफ़ा अल्लाह जाने वापस ऐसी क्या क़यामत आ गई है। पूरे सूबे के अंदर हम देख रहे हैं कुत्ते के काटने के केसेस वापस हो गए हैं, हस्पतालों में जा रहे हैं। आज भी मौलाना फजल रहमान साहब और बीबी मरियम नानी अम्मा यहाँ पर सूबे सिंध के अंदर कुत्ते के काटने की दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं।
ذرا اپنے بلاول سے پوچھے تو صحیح کہ جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا جلسے میں تو کیا وجوہات ہیں کہ صوبہ سندھ کے حالات اتنے بہتر خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ صوبہ سندھ سے بلوچستان آگے نکلا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ صوبہ سندھ سے کے پی آگے نکلتا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے؟ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کی تو صوبہ سندھ جو ہے وہ آپ کو پیچھے سے پیچھے تر جاتا جا رہا ہے۔ میں آپ سے ایک دفعہ واپس ذکر کروں گا آخر کے اندر جو سب سے بڑا معاملہ ہمارا یہاں پر اس وقت چل رہا ہے، پہلا معاملہ کووڈ کا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کی جتنی خواہش ہے یہ اپنی خواہش کر لیں، جلسے کر لیں، جلوس کر لیں، لیکن اگر اس ملک کے اندر واپس اگر کرونا پھیلے گا، کرونا کے کیسز بڑھیں گے تو اس کے ذمہ دار مولانا فضل الرحمان ہوں گے، اس کی ذمہ دار مریم بی بی آپ ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ لوگ مریں گے، لوگوں کو اگر وینٹیلیٹرز نہیں ملیں گے، اگر لوگوں کو وہ دوائیاں پوری نہ کی جا سکیں گی، یا یہاں پر حادثات ہوں گے کووڈ کے، تو اس کی ذمہ دار یہ سب سے بڑی 3 سیاسی جماعتیں ہوں گی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے چمچے ہیں، جو چمچے ان کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ سب ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا اہم معاملہ ہے صوبہ سندھ کا کرپشن کا، وہ رک کے نہیں دے رہا ہے۔ میں تو ذاتی طور پہ خود نیب کی پرفارمنس سے جو ہے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں۔ میں تو خود ذاتی طور پر اس وقت دیکھا جائے صوبہ سندھ کے اندر ایف آئی اے کی پرفارمنس سے بھی مطمئن نہیں ہوں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لیٹسٹ کیس ہمارے سامنے آیا ہے جس میں 4 ارب 48 کروڑ روپے کی آر بی او ڈی کے جو سیون سے سمندر تک سے سیم نالے کی جو کنسٹرکشن تھی، 4 ارب 48 کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں جس کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اس کا جواب بلاول ضرور دیں کہ وہ عوام کا پیسہ سیم نالے کے اوپر آر بی او ڈی کے اوپر جو لگا ہے وہ کیسے ایسی کنسٹرکشن کمپنی کو دیا گیا جو کہ رجسٹرڈ کمپنی نہیں تھی، جو ٹینڈرنگ پروسیس کے اندر نہیں تھی، اس کو کس فیک اکاؤنٹس کے ذریعے، انہی کمپنیز کے ذریعے جو ہے وہ منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے فیک ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں۔ ہم اپنے ان تمام ایشوز کو جو ہمارے صوبہ سندھ کے ہیں، جو ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے۔ اور ایک اور کارنامہ بھی نیا پیپلز پارٹی کا وہ یہ ہے کہ اس سال جو آپ کا حکومت کا جو سال ہے، جو 2000 جون کے بعد جو سال سٹارٹ ہوا، اس سال سندھ اسمبلی کے اجلاس جو ہیں وہ صرف 4 دن اجلاس ہوئے ہیں۔ 4 دن سندھ اسمبلی کے اجلاس ہوئے ہیں۔ اب یہ اجلاس کال ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی حالت ایسی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر اجلاس کال کریں گے تو ان کو اپنے تمام کیسز کے جواب دینے پڑیں گے، ان تمام ایشوز کو جو ہے جب سوالات اپوزیشن سے کیے جائیں گے تو اس کے اوپر کیا جواب دیے جائیں گے، جو کرپشن کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس پہ جواب دینے پڑیں گے۔ تو ان تمام نالائکیوں کی وجہ سے صوبہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ اب سندھ اسمبلی کے اجلاس کال نہیں کر رہی ہے۔ سو ونس اگین میں آخر میں ایک دفعہ پھر یہ ڈیمانڈ کروں گا کے پی حکومت سے، میں کے پی حکومت سے ڈیمانڈ کروں گا کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا وہ کے پی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، ان کے خلاف کیسز ہونے چاہیے۔ یہ عدالتی احکامات کی بھی انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں، عدالتی احکامات کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں، جس میں عدالت نے احکامات دیے تھے کہ اس طرح کے اب جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس کو بھی چیف جسٹس صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے۔ میں ایک بات کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ہمارے سیاسی قافلے میں کراچی کی جماعت سے وابستہ اہم ذمہ دار لوگوں نے شمولیت کی، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عارف بھٹی صاحب سابق ایم پی ہے، ضیاء احمد صاحب سابق یو سی چیئرمین، افتخار زیدی صاحب سابق کاؤنسلر، اور بہت سارے ساتھیوں نے جوائننگ کی ہے۔ یہ عمران خان کی مقبولیت ہی ہے، ان کی ولولہ انگیز قیادت ہی ہے کہ آج عمران خان کے قافلے میں ہر سیاسی جماعت، ہر مکتبہ فکر، ہر برادری سے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ عمران خان کی مقبولیت کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک ہے کہ جو نتائج گلگت بلتستان کے آئے ہیں وہ وہاں کے عوام نے صرف یہ سوچ کر دیا ہے کہ یہی وہ واحد حکومت ہے جو پاکستان کا اور گلگت بلتستان کی ترقی و تعمیر میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بلاول کی ناکامی کی 2 وجوہات ہیں گلگت بلتستان میں، کہ جب انہوں نے اپنی کمپین میں یہ نعرہ لگایا کہ ہم گلگت بلتستان جیت کر اسلام آباد کا رخ کریں گے اور وہ اسلام آباد کو فتح کریں گے، تو لوگوں نے یہ سوچ کر ساتھ نہیں دیا کہ جو حکومت اس ملک کو درست سمت میں لے جا رہی ہے،
अगर ये शख्स उस हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद जाएगा तो हम किसी ऐसे शख्स का साथ नहीं देंगे। बिलावल का दूसरा धचका, जब उसने कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को सिंध जैसा बना दूंगा, तो लोगों ने अपने कान पकड़े कि अगर तुमने सिंध जैसा बनाना है गिलगित बल्तिस्तान को तो तुम वहीं खुश रहो, हम इमरान खान के साथ जा रहे हैं। तो इमरान खान की कामयाबी उसकी वलवल अंगेज़ क़यादत की वजह से इस मुश्किल हालात में भी आज पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है, जिस तेज़ी से रोज़गार के मौक़े आ रहे हैं, बिजनेस इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को जितने बड़े पैकेजेस दिए गए, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में इतने बड़े पैकेजेस नहीं दिए गए तरक्की के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान जितनी तेज़ी से दुरुस्त सिंध में जा रहा है, हमारे सियासी मुखालफिन इन अपोजिशन की चीखों से अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई इमरान खान दुरुस्त सिंध में जा रहा है। तो आज मैं और लोगों को ये दावत देता हूँ कि आएँ और इमरान खान के इस काफ़िले में शरीक हो, दुरुस्त सिंध पर ले जाने वाले रास्ते पर शामिल हों, ताकि वो अपने बच्चों से कह सकें कि हमने इस मुल्क को तरक्की होते हुए जब पाकिस्तान की तरक्की हो रही थी इमरान खान के हाथों, तो हम भी उस काफ़िले में शामिल थे। शुक्रिया। सवाल आपसे ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो गिलगित बल्तिस्तान में कहा था कि जिस तरह से हमने सिंध को बनाया है, हम गिलगित बल्तिस्तान को भी उसी तरह से बनाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि उनका ये जुमला था उससे उनकी वहाँ पर हार हुई है, लोग समझ गए हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो वही हाल जो गिलगित बल्तिस्तान का करेंगे? देखिए सर, असल में मैं ये समझता हूँ कि जितना सूबे सिंध का हाल, आपने सवाल बिल्कुल मुनासिब किया है कि लोग इस बयानिए से और इस स्टेटमेंट से ही बिलावल के जो है ना हाथ पैर काम गए थे। जब गिलगित के लोगों ने ये बात सुनी, बिलावल ने कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को सिंध में तब्दील कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गिलगिती बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है जो सूबे सिंध के अंदर रोज़गार के लिए भी आते हैं और तालीम हासिल करने के लिए भी आते हैं। तो जितना सूबे सिंध का हाल गिलगित के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद पंजाब और केपी और बलूचिस्तान के लोगों को भी इतना अंदाज़ा नहीं होगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि गिलगित के लोगों ने जब ये सुना कि बिलावल ने कहा कि मैं गिलगित को सिंध में तब्दील कर दूंगा, तो लोगों के तो हाथ पैर कांपना शुरू हो गए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि गिलगित के अंदर आवाम को पीने का पानी मिलना बंद हो जाएगा, आवाम को गिलगित के अंदर सफाई सुथराई का निज़ाम बंद हो जाएगा। ये मतलब था बिलावल का। तालीम बच्चों को वहाँ पर नहीं मिलेगी, करप्शन वहाँ पे बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये हशर तो इनका होना था ना। जो कुछ गिलगित के लोगों ने देखा कि किस तरीके से मरियम के डैडी ने और बिलावल के डैडी ने जो इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, किस तरह मुल्क में तबाही की है, किस तरीके से इनकी मुल्क को चलाने का निज़ाम इनका सिलसिला चलता रहा है, तो गिलगित के लोगों ने तो रिफ्यूज़ करना ही करना था इनको किसी भी हाल में। लेकिन जो हाल नानी अम्मा का हुआ है ना गिलगित के अंदर, ये तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख कभी नहीं बोलेगी कि किस तरीके से लोगों ने उनको मुस्तरद किया है और किस तरीके से उनको जो है रिजेक्ट किया है गिलगित के अंदर। नहीं सर, मैं अपनी बात आपसे वापस कहूँगा कि मैं, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं ज़ाती तौर पे फिर मैं आपसे कहूँगा कि मैं नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर सूबे सिंध के अंदर मुतमईन नहीं हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि सूबे सिंध के अंदर जिस तरह धन धनाते घूम रहे हैं लूटने वाले, आप देखें ना कि हमने सियासतदानों के ऊपर तो बिल्कुल उनको हाईलाइट किया केसेस पे। इनके फ्रंट मैन का क्या होगा? इनके वो फ्रंट मैन जो कि बड़े बड़े फार्म हाउस बना के बैठे हुए, जो दुनिया में प्रॉपर्टीज़ बना के बैठे हुए, जो यहाँ से लूटते हैं और यहाँ से लूटने के बाहर मुल्कों में जाके अपनी नेशनलिटीज़ ले लेते हैं, उनका क्या होगा? तो नैब की परफॉर्मेंस सूबे सिंध के अंदर मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ ज़ाती तौर पर। मैं समझता हूँ कि नैब को बहुत ज़्यादा और काम करने की ज़रूरत है। सूबे सिंध के अंदर जितनी लूट मार सूबे सिंध के अंदर हुई है वो कोई पंजाब से कम नहीं है। और अगर कंपटीशन जरदारी और नवाज शरीफ का कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आई एम श्योर कि जीत के अंदर तो जरदारी आगे होगा, और सूबे सिंध की अगर तबाही देखी जाए तो वो भी मेरे ख्याल से। ये बताइए कि कराची में स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन लगा दिया गया, वालिदैन परेशान है, स्कूल बच्चों को भेजे, स्कूल भेजते हैं तो रोजाना बच्चे एक क्लास में 5-5 बच्चों को टेम्परेचर होकर वापस आ रहा है। तो इसमें ये सियासत क्यों हो रही है? या तो बिल्कुल लॉकडाउन लगा दिया, स्कूल बंद कर दें, क्यों बच्चों? नहीं चांद भाई, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। देखिए ना, हमारा ये कहना है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अंदर लॉकडाउन लगाने की बातें कर रही है, बल्कि 4 जिलों में लगा भी दिया है। दूसरी तरफ PMLN जो है, जिनकी हुकूमत कश्मीर में है, उन्होंने वहाँ पर लॉकडाउन लगाया हुआ है। लेकिन तीसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये दोनों 2 नंबर सियासी जमातें जो हैं वो पेशावर के अंदर जलसा करना चाहती हैं। तो ये तो दौरा मेयार हो गया ना इनका कि कोरोना, इसका मतलब ये है
کہ کشمیر میں کرونا ہے، کراچی میں کرونا ہے اور پشاور میں کرونا نہیں ہے.